वैसे तो घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज लेकर आई हूँ कुकिंग वीडियो। छोटे-छोटे वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं। अगर आपको कुकिंग करने में दिक्कत आती है, आप अपने समय और पैसे की बचत करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है और इसमें कुछ वीडियोस पुराने हैं, कुछ नए हैं। मैं सभी को मिक्स करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं, वो पुरानी वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और कभी-कभी प्रेशर कुकर खराब होता है या फिर दाल, चावल या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर कुकर का हाल कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रेशर कुकर में मैं दाल बना रही थी और पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। पूरा पानी बाहर की तरफ निकल गया है। अब ये प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसको साफ करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर इस मुश्किल का सामना आप भी करते हैं तो बस आपके लिए छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। इस तरह से अगर आप ये जुगाड़ अपनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आप जो भी खाना बनाइए पूरी तैयारी करके प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और इसके सीटी को अभी नहीं लगाइएगा। सीटी को अभी निकाल दीजिए और लीजिए नैपकिन को बीच से इस तरह से कट कर दीजिए और जो सीटी वाला भाग होता है ना, वहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप इसकी सीटी को लगाइएगा और फिर जैसे आप नॉर्मल खाना बनाती हैं, प्रेशर लगाती हैं, उसी तरह से लगा लीजिए। तो इसमें से जो भी दाल, पानी कुछ भी गिरेगा वो डायरेक्ट प्रेशर कुकर पे नहीं गिरेगा, नैपकिन पे गिरेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नैपकिन गीली हो चुकी है और जो दाल थोड़ा बहुत निकला है वो नैपकिन पर है। हमारे प्रेशर कुकर तक दाल का पानी नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से आप प्रेशर कुकर में किसी भी तरह का खाना बनाइए तो सीटी में नैपकिन लगा दीजिए। तो इससे आपका प्रेशर कुकर जो गंदा होता था वो नहीं होगा। साफ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रोज रोज नैपकिन लगाएंगे तो नैपकिन का भी एक खर्चा अलग से बढ़ जाएगा। तो नैपकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है और अगर आप स्पेशली प्रेशर कुकर में लगाने के लिए नैपकिन ले रहे हैं तो हल्की क्वालिटी का भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सीटी आ जाए, खाना बना लीजिए तो इस तरह से नैपकिन को हटा दीजिए। कभी कभी हमें कच्चे टमाटर का छिलका उतारना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे हम भून कर उतारते हैं या फिर उबाल कर उतारते हैं, लेकिन आज जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप कच्चे टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतार सकते हैं। तो इसके लिए आप लीजिए बढ़िया लाल पका हुआ टमाटर और चाकू के बैक साइड से इस तरह हल्का हल्का रब कीजिए, जिससे कि छिलका इसके पल्प से अलग हो जाएगा। तो कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, हर तरफ अच्छे से उल्टे साइड से रब करेंगे। उसके बाद इधर चाकू से टमाटर में कट लगा देंगे और फिर छिलके को निकालेंगे। बहुत आसानी से छिलका निकल जाएगा। जैसे हम उबले हुए टमाटर से या फिर भुने हुए टमाटर से छिलका निकालते हैं, सेम उसी तरह से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से छिलका निकल जा रहा है। तो टमाटर जितना बढ़िया पका और लाल होगा, छिलका उतनी ही आसानी से निकलेगा। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए। आपके किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज हम एयर फ्रायर में शकरकंद भूनेंगे। इसके लिए शकरकंद को अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुलने के बाद एयर फ्रायर की जो जाली होती है इस तरह से रखेंगे और इसको हम लगा देंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए सेट करेंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे, जिससे कि शकरकंद एक बराबर से भुने। और 10 मिनट बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे से ये भून चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से चिटक चुकी है। तो बस इस तरह से आप एयर फ्रायर में शकरकंद भूनिए और आग पर भुने हुए शकरकंद का मजा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। अब इससे आप कोई भी रेसिपी बनाइए या फिर ऐसे ही खाइए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो मैं कई सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आप बिना एयर फ्रायर के भी शकरकंद भूनकर खा सकते हैं। घर में आने वाले ताज़े दूध से दूध की मलाई हम सभी निकालते हैं। तो मलाई निकालने के लिए क्या करते हैं, दूध को पहले गर्म करते हैं अच्छी तरीके से और फिर ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने की वजह से दूध में मलाई बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी से पड़ जाती है। तो अब भगोने से मलाई को अलग करने के लिए चम्मच की मदद से इसके कॉर्नर पर इस तरह से घुमाइए। इससे भगोने में जो भी मलाई चिपकी है सब साइड से निकलती जाएगी और सारी मलाई बीच में इकट्ठा हो जाएगी।
उसके बाद चाय वाली छन्नी लीजिए और छन्नी से मलाई को इकट्ठा करते हुए छन्नी में निकाल लीजिए। इससे सिर्फ मलाई निकलेगी, दूध बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसके साथ में। वैसे क्या होता है कि हम किसी कटोरी में या बर्तन में मलाई जब निकालते हैं तो मलाई के साथ साथ दूध आ जाता है, तो इससे दूध पूरी तरह से अलग हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मलाई मिलेगी। मलाई निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप भी अपना सकती हैं। अब अगर आप 2 बार मलाई निकालना चाहती हैं तो दूध को फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और उसके बाद ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए, तो जो नेक्स्ट टाइम इसमें मलाई आएगी उसको भी इसी तरह से निकाल सकती हैं। क्योंकि किसी किसी को बिना फैट के मिल्क पीना होता है, तो आप 2 बार मलाई निकालिए, पूरा फैट निकल जाएगा और फिर ये दूध पीने के लिए तैयार रहेगा। छोटी सी टिप है लेकिन हर किचन के लिए बहुत काम की है, आप भी इसको अपनाकर जरूर देखें। मेदू वड़ा या फिर सूजी का वड़ा, मतलब किसी भी तरह का वड़ा हो, हम सभी बनाते हैं। वैसे तो वड़ा बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उनके लिए जिनके पास प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो बिगनर हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज बस एक कलछी की मदद से हम वड़ा बनाना सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए जिस भी चीज़ का आपको बड़ा बनाना हो, बैटर तैयार कर लीजिए और लीजिए इस तरह से दाल वाली कलछी। कलछी में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से, पीछे साइड में आपको ऑयल लगाना है और यहाँ पर मैं नॉर्मल ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहे तो हल्का गर्म ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इस पे बैटर रखेंगे, तो बैटर आप अपने हिसाब से रखिएगा, जैसा छोटा बड़ा आपको मेदू वड़ा बनाना हो या फिर कलछी भी उसी के हिसाब से लीजिएगा। और फिर इस पर रख के इस तरह से करके मेदू वड़ा का शेप देंगे। और इधर कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली हूँ बढ़िया से, हल्का सा कलछी को इस तरह से हिलाएंगे तो बड़ा ऑयल में गिर जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट पीस भी बनाकर देखेंगे। कलछी के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर से मेदू वड़ा का पेस्ट रखेंगे और इस तरह से ऑयल में डालेंगे। 1-2 बार आप हल्का सा इस तरह से हिलाएंगे तो ये ऑयल में गिर जाएगा। ऊपर से अगर हल्का फुल्का शेप बिगड़ गया है तो कलछी से ही बराबर कर लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है, आप फटाफट मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे, बस एक कलछी की मदद से। वैसे क्या होता है, हाथ से बनाते समय जब हम ऑयल में डालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान अगर इधर उधर होता है तो हाथ में ऑयल लग जाता है और शेप भी बिगड़ने का डर होता है। लेकिन इस तरह से आप कलछी से बनाएंगे ना तो शेप बिगड़ेगा और ना ही हाथ जलने का डर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट साइज का वड़ा बनकर तैयार हुआ है। किसी भी तरह का वड़ा हो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। अभी मार्केट में खूब बढ़िया फूल गोभी आ रहा है और अभी के गोभी में उतना ज़्यादा कीड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोभी में होता ही है। तो इसलिए जब भी गोभी कट कीजिए तो अच्छे से चेक करके ही कट कीजिए और कट करने से पहले छोटी सी टिप जरूर अपनाइए, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, साथ ही साथ गोभी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसकी जितनी भी पत्तियां हैं, डंडियां हैं, सबको निकाल दीजिए और गैस ऑन कर लीजिए। गैस ऑन करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोभी को सब तरफ से घुमाते हुए सेक लीजिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो गोभी में अगर कीड़े होंगे तो गर्मी पाकर वो बाहर आ जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि कीड़े हैं तो उसको आप हटा दीजिए। और दूसरा, जब इस तरह से गोभी को हम गैस पर रख के हल्का सा सेक लेंगे तो इस गोभी से जो भी रेसिपी आप बनाएंगे बहुत बढ़िया इसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि गोभी थोड़ी सिक जाती है, इसमें सोंधापन आ जाता है, जिसकी वजह से आप इससे कोई भी रेसिपी बनाइए स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी स्मोकी फ्लेवर का कोई भी चीज़ होता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा सेक सकते हैं। तो अगर आप इस टिप को अपनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, नहीं अपनाए हैं तो एक बार ज़रूर अपना कर देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी रेसिपी बनाएंगे स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें छुपे हुए कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाएंगे। शकरकंद का सीजन है और आजकल मार्केट में खूब बढ़िया शकरकंद आ रहा है, तो अगर आपके यहाँ आग की व्यवस्था है तब तो आप आग में भूनकर इसको खा सकते हैं। अब हर जगह आग की व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन हर किसी का मन कभी न कभी जरूर करता है कि आग में भुनी हुई शकरकंद खाया जाए। इसके लिए बहुत ही आसान टिप, बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको शकरकंद भूनने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आग में भुने हुए शकरकंद का मज़ा भी मिल जाएगा। तो पहले आप शकरकंद को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद इस तरह से कट कर लीजिए। मोटा पतला पीस आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और अब हमें चाहिए जाली, किसी भी तरह की आप जाली ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से एक एक पीस रख दीजिए। और इधर देखिए मैं कढ़ाई में पानी करके गैस पर चढ़ा दी हूँ, पानी में उबाल आने वाला है। ये जाली इसके ऊपर रख देंगे और उसके बाद इसे प्लेट से ढक देंगे, बराबर बर्तन से ढकिएगा। 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब शकरकंद को आप जितना मोटा या पतला कट करेंगे उसके हिसाब से ये समय लेगा गलने के लिए।
अब गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर इस तरह की जाली रख देंगे। अब एक एक पीस शकरकंद इसके ऊपर रखेंगे और फ्लेम मीडियम लो करके इसे हमें सेक लेना है। हल्का हल्का कलर आने तक सेक लेना है। आपको उलटते पुलटते रहना है, जलना नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आना चाहिए। इसलिए सब तरफ से बढ़िया से एक एक पीस को उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। तो इस तरह से भूनने से आप सोचिए कि पूरा आग वाला फ्लेवर आएगा, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक आग वाला फ्लेवर इसमें आएगा। तो अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है आग जलाने का, आग में शकरकंद भूनने का, तो इस तरह से भूनकर जरूर देखिए, आपको आग में भुनी हुई शकरकंदी का मजा मिल जाएगा। टिक्की, चाट या फिर गोलगप्पे वगैरह खाने का मन तो हर मौसम में करता है, लेकिन जब मौसम चेंज होता है ना, तो उस समय और ज़्यादा मन करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आप इसको घर पर बना सकते हैं। घर पर बना हुआ भी नुकसान करेगा क्योंकि ऑयल में हम इसको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन मार्केट में जो हम खाते हैं उससे कम नुकसान करेगा। तो आज हम गोलगप्पे भूनेंगे नमक में, लेकिन नमक से निकालने के बाद इसको डायरेक्ट नहीं खाएंगे। लास्ट में बताऊंगी कि इसको किस तरह से खाना है नमक से निकालने के बाद। तो इसके लिए भारी तले की कढ़ाई लीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक। नॉर्मल नमक जो आप खाने में यूज करते हैं उसको डाल दीजिए और इसको खूब बढ़िया से गर्म होने दीजिए। बढ़िया से अच्छे से गर्म होना चाहिए नमक, तभी बढ़िया से गोलगप्पे फूलेंगे। उसके बाद आप एक एक करके ये गोलगप्पे इसमें डाल दीजिए। ये वाला चिपका हुआ था तो मैं अलग कर दी हूँ। और कोशिश कीजिए कि नमक इतना लीजिए कि इसको आप ढक दीजिए। जब ढक देंगे ना तो चारों साइड से बहुत अच्छे से ये फूलता है। तो मैं नमक थोड़ा कम ली हूँ, इसकी वजह से बहुत अच्छे से नहीं ढक जा रहा है, लेकिन आप जब भूनिएगा तो और ज्यादा नमक ले लीजिएगा। कुछ सेकंड में ही हम देखेंगे कि ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए सब तरफ से उलटते पुलटते रहिए, जिससे कि सारे गोलगप्पे एक बराबर फूले। ऑयल वाले थोड़े और अच्छे से फूलते हैं, बड़े साइज के हो जाते हैं। ये वाले थोड़े छोटे होते हैं लेकिन फूल बढ़िया से जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सब तरफ से घुमाते हुए अच्छे से इस पर कलर आने तक भून लीजिए और फिर इसको निकाल लीजिए नमक से अलग करते हुए। तो जो हम तेल में फ्राई करते हैं ना, उससे ये गोलगप्पे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हाँ अगर हेल्थ को देखेंगे तो ये गोलगप्पे बढ़िया है, आप इस तरह से फुलाकर खा सकते हैं। और नमक अभी भी बहुत बढ़िया से गर्म है, तो थोड़े से नमक को मैं साइड में कर दे रही हूँ और जो बीच में नमक है इसमें इस तरह से एक एक करके गोलगप्पे डाल देंगे और जो साइड में नमक था उससे इसको ढक देंगे। तो इससे ये गोलगप्पे एक बराबर फूलेंगे और बहुत बढ़िया खस्ता होंगे। तो यहाँ पर जब ये फूलने लगे तब इस तरह से लगातार चलाते हुए बढ़िया से कलर आ जाए, फिर इसको भी निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप जितना चाहे उतने गोलगप्पे को फुलाकर निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया खस्ता बनते हैं ये, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और हाँ, जो हम ऑयल में फ्राई करते हैं ना, उसके हिसाब से हेल्दी भी होते हैं। कभी कभी तुरंत अगर गोलगप्पे खाने को मन करे तो आप इंस्टेंट इस तरह से मार्केट वाला गोलगप्पा लाइए, नमक में फुलाइए और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं करते हैं, तो तेल में भी फुला सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप अपने हाथों से ये गोलगप्पे बनाइए, चाहे तो सूजी के या फिर गेहूं के आटे के या फिर मैदे के। सारी रेसिपीज मेरे कुकिंग चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। तो खाने से पहले क्या कीजिए, कोई साफ कपड़ा लीजिए, अच्छे से इसको रब करते हुए साफ कर दीजिए जिससे कि सारा नमक निकल जाए। उसके बाद अपने मनपसंद पानी और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो अगर आप भी तेल से परहेज करते हैं, तेल में बनी हुई चीजें ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये आइडिया बहुत कमाल का है। अपने घर में इसको भी अपनाकर जरूर देखिए। ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज्यादा काम की है। जैसे कि इस तरह के ब्राउन पेपर वाला लिफाफा हम सभी के घरों में अक्सर आता ही है। बहुत सारी चीजें मार्केट से ऐसी आती हैं जो इस तरह के लिफाफे में रखी हुई होती हैं। तो जब भी आपके घर में ये ब्राउन पेपर वाला लिफाफा आए तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकिए। हरी मिर्च या फिर अदरक, नींबू, इस टाइप की कोई भी चीज आप इसमें स्टोर करके रखिए, तो काफी लंबे समय तक ये चीजें स्टोर रहेंगी। अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर पॉलीथीन में स्टोर करते हैं तो उसमें पानी आ जाता है। तो ब्राउन पेपर होने की वजह से इसमें पानी नहीं आता है और हमारी चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं। अगर आप हरी मिर्च या जो चीजें रख रहे हैं और ज्यादा दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो इस लिफाफे को पॉलीथीन में करके रखिएगा। तो इसमें रखने से हमारी चीजें बहुत लंबे समय तक सेफ रहेंगी। अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो इसमें दिन भर ठंडा ठंडा खाने को मन करता है, जैसे कि आइसक्रीम, मिल्क शेक या फिर कस्टर्ड वगैरह। ये चीजें हम मार्केट से लेकर आते हैं तो काफी ज्यादा महंगी मिलती हैं।
तो मार्केट से लेकर आते हैं, पैसा भी लग जाता है और मन भी नहीं भरता है। लेकिन जब हम वही चीज़ें घर पर बनाते हैं ना, तो कम पैसे में बन जाती हैं और एकदम जी भर के खाते हैं। तो आज ऐसी ही एक चीज़ बना रहे हैं, जिससे आप चाहे तो आइसक्रीम बनाएँ, चाहे तो कस्टर्ड बनाएँ या फिर मिल्क शेक, बादाम शेक वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्सी जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप चीनी, आधा कप मिल्क पाउडर और 1 कप कॉर्नफ्लोर। तो जितना हम चीनी लिए हैं, उतना कॉर्नफ्लोर लिए हैं और उसका आधा मिल्क पाउडर लिए हैं। चाहे तो चीनी स्किप कर दीजिए, चीनी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा डालती हूँ। और थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, लगभग 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो ड्रॉपर है ना, वही वाला है जिसका मैं टिप पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, तो चौथाई छोटा चम्मच के करीब येलो फूड कलर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं लिक्विड फूड कलर ले रही हूँ, आप चाहे तो पाउडर फूड कलर भी ले सकते हैं और आप अपने पसंद अनुसार इसको फ्लेवर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं वनीला एसेंस डाली हूँ, आप इसमें चाहे तो मैंगो एसेंस या फिर रसमलाई एसेंस, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो एसेंस डाल दीजिए और उसी टाइप का कलर ऐड कर लीजिए। अब इसका ढक्कन बंद करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है कस्टर्ड पाउडर। मार्केट से कस्टर्ड पाउडर अगर आप लाते होंगे तो पता ही होगा कि छोटा-सा पैकेट कितना महँगा मिलता है। और घर पर ही रखे हुए चीज़ों से हम इतना ढेर सारा बनाकर तैयार कर लिए हैं ये कस्टर्ड पाउडर। अब इससे आप चाहे तो आइसक्रीम बनाएँ, चाहे तो किसी भी तरह का शेक बनाएँ या फिर कस्टर्ड वगैरह भी बना सकते हैं। तो आगे की वीडियोज़ में मैं इससे कई चीज़ें आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप भी कम सामान में, कम मेहनत में मार्केट से बढ़िया और मार्केट से सस्ता कस्टर्ड पाउडर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और मार्केट में जो चीज़ इतना महँगा मिलता है, उसको आप सस्ते में घर में बनाकर तैयार करेंगे। अभी जैसे कि हर घर में इंडक्शन चूल्हे का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दूध उबालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहली दिक्कत यह है कि जब हम मिल्क मोड पे करके इसको रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको गर्म होने में। दूध गिरता नहीं है, लेकिन समय हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है और उतने देर के लिए इंडक्शन चूल्हा फँसा रहता है या फिर कहीं न कहीं दिमाग में ये बात आती ही है कि दूध चढ़ा हुआ है चूल्हे पर। तो इसके लिए बहुत बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे दूध फटाफट उबल जाएगा और गिरेगा भी नहीं। इसके लिए आप क्या कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध को चढ़ा दीजिए। चाहे तो प्रेशर कुकर वाले पे या इडली वाले पे या जो भी आपको पसंद लगे उसके उस पर चढ़ा दीजिए और टेम्परेचर पूरा हाई कर दीजिए। और दूध गर्म होता है तो पहले से पता चल जाता है कि उबाल आने वाला है। तो जैसे ही दूध में उबाल आने वाला हो, उसके पहले ही आप इसके मोड को चेंज करके मिल्क मोड पर कर दीजिए। तो इससे दूध बाहर नहीं गिरेगा, दूध में बढ़िया से उबाल तो आ जाएगा लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। और फिर आपको दूध जितना देर उबालना है मिल्क मोड पे करके छोड़ दीजिए। दूध धीरे-धीरे करके उबलता रहेगा लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। तो जो समय हमारा दूध को गर्म करने में या दूध को उबाल लाने तक पहुँचाने में लगता, वो समय बच गया, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म कर लिए थे। जैसे होता है ना कि डर लगा रहता है कि कहीं दूध में कुछ गिर ना जाए, तो इस तरह से आप जाली से ढककर अगर मिल्क मोड पे करेंगे गरम, तो दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, दूध बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा, जितना देर तक भी आप गरम करना चाहें। तो जब भी आप दूध गरम कीजिए तो नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर उबाल आने के पहले तक गरम कर लीजिए और जब उबाल आने लगे तब उसको मिल्क मोड पे कीजिए, तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा ख़ास है हर किसी के लिए। जैसे घर में कभी पकौड़ियाँ वग़ैरह बनती हैं, तो हर कोई एक साथ खाने के लिए तैयार नहीं होता है। ख़ासकर घर की जो लेडीज़ होती है ना, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अभी नहीं खाते हैं, बना कर रख दूँगी, ये काम कर लूँगी बाद में खाऊँगी या वो काम करके बाद में खाऊँगी। तो इस चक्कर में ज़्यादातर चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई थी और सबको तो खिला दी, लेकिन मैं नहीं खाई थी और मैं इस वज़ह से भी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे आपके साथ टिप भी शेयर करना था। तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग गया, इसकी वज़ह से पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब इन पकौड़ियों को गरम करना है, तो गरम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर है तो आप उसमें गरम कीजिए। लेकिन अब कभी-कभी लाइट नहीं होती है, तो उस समय दिक्कत आ जाती है या बहुत से घरों में ये चीज़ें नहीं हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। और हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं फिर से गरम करने के लिए, लेकिन तब ये ऑयल और ज़्यादा सोक करेंगी। और अगर डायरेक्ट तवे पर या कढ़ाई पर रख के गरम करते हैं, तो ऊपर का भाग तो गरम हो जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं गरम होगा और जब तक हम अंदर से गरम करेंगे, तब तक ऊपर से पकौड़ियाँ थोड़ी बहुत जल जाएँगी।
तो जितने ऑप्शन मैं बताई हूँ, अगर आप उनको नहीं अपनाना चाहते हैं, तो बस ये कमाल का आइडिया ज़रूर देखिए। एक कढ़ाई लीजिए, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, गैस फ्लेम ऑन करके मीडियम या फिर लो कर दीजिए, मतलब कि पानी में अच्छे से उबाल आना चाहिए। और एक कटोरी लीजिए, इस तरह से ढक दीजिए। कटोरी ऐसा लीजिएगा कि जितना पानी आपका है, उससे थोड़ा-सा बड़ा लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं बड़े साइज़ की कटोरी ली हूँ और पानी इसके हिसाब से काफ़ी कम है। और पानी में अब बढ़िया से उबाल आने लगा है। तो अब इसके साइड में इस तरह से जितनी पकौड़ी आप गरम करनी है रख दीजिए और इसको करीब 1 से डेढ़ मिनट तक इसी तरह से रहने दीजिए। उसके बाद दूसरे साइड से पलट दीजिए और फिर आप देखेंगे इतनी बढ़िया ये गरम होती है कि किसी को भी आप देंगे तो यकीन नहीं होगा इस ट्रिक से गरम किया है। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, एक बार इसको अपनाकर आप ज़रूर देखिए। इस तरह से किसी भी तरह की पकौड़ियाँ हैं बहुत अच्छे से गरम हो जाएँगी। इस तरह की कढ़ाई ज़्यादातर घरों में होती ही है और जब ये गरम होती है ना, जैसे हम इसमें खाना वगैरह बनाते हैं तो गरम होती है, तो इसको उतारने के लिए ज़्यादातर हम पकड़ का यूज़ करते हैं। और कभी-कभी पकड़ पुराना हो जाता है तो उसकी जो पकड़ होती है ना वो ढीली पड़ती है, तो कढ़ाई के छूटने का डर होता है। तो उस समय हम किचन टॉवेल का यूज़ करते हैं और कभी-कभी हमारे आस-पास किचन टॉवेल भी नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें? तब आप उस समय कलछी या पलटे का यूज़ कीजिए। आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं इस तरह से कढ़ाई के हैंडल में लगाकर और कढ़ाई को उतार लीजिए। बहुत आसानी से कढ़ाई उतर जाएगी। अगर छोटी कढ़ाई है तब तो एक साइड में आप कलछी या पलटा लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है, ज़्यादा-सा खाना उसमें बन रहा है, तब आप दोनों साइड पे कलछी या पलटा लगा दीजिए और दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। तो बहुत आसानी से आप इसको इधर से उधर रख सकती हैं। ना तो पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किचन टॉवेल वगैरह की। और ये कोई आज का आइडिया नहीं है। हमारी दादी-नानी के ज़माने से ये आइडिया चला आ रहा है। वो इसी तरह से कढ़ाई को मिट्टी के चूल्हे से उतारती थीं। कहने को ये टिप वैसे तो पुरानी है, लेकिन आज भी 110% वर्क करती है। तो जब भी आप मुश्किल में फँस जाएँ, तो इस तरह पलटे या कलछी से गरम कढ़ाई को पकड़कर ज़रूर देखें। अदरक का यूज़ हम सभी के घरों में होता है, तो अदरक छीलने के वैसे तो कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन एक ये वाली टिप भी देखिए, ये भी बहुत कमाल की है। इसको जब आप अपनाएँगे ना, तो अदरक की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। एकदम परफेक्ट अदरक छिल जाएगा बिना वेस्ट हुए। इसके लिए इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील की जाली होती है ना, इसको लीजिए और इस पर इस तरह से रब करते रहिए, तो बहुत आसानी से अदरक छिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ अदरक का छिलका निकलता है, अदरक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ना तो चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और टूल की, अदरक बहुत आसानी से छिल जाएगा। मैं यहाँ पर बड़ी वाली जाली पर अदरक छिलकर दिखा रही हूँ। अब बहुत से लोगों के घरों में ये बड़ी वाली जाली नहीं होगी, तो चाय छानने वाली जो छन्नी होती है ना, स्टेनलेस स्टील की है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बस एकदम जो महीन जाली की होती है, उस पर अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन जिसमें 2 जालियाँ होती हैं, एक महीन और एक थोड़ी मोटी, उस पर बहुत अच्छे से ये टिप काम करती है। उस पर अदरक बहुत अच्छे से छिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो टेढ़े-मेढ़े हैं ना, उनको छोटे-छोटे पीस में करके इस तरह से छील लीजिए, तो फटाफट ढेर सारा अदरक भी छिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो वेस्टेज होती है छिलने में, वो भी नहीं होगी। किसी भी तरह का पास्ता बनाइए, आपको पता ही होगा कि इसको बॉयल करने में कितना ज़्यादा समय लगता है। अगर आप काम को फटाफट करना चाहते हैं, साथ ही साथ गैस की भी बचत चाहते हैं, तो बस इस छोटी सी टिप को ज़रूर अपनाइए। इसके लिए जितना पास्ता आपको बॉयल करना है, उसी के हिसाब से प्रेशर कुकर में पानी करके गैस पर चढ़ा दीजिए और ढककर इसको चढ़ाइए, जिससे कि जल्दी से पानी में उबाल आने लगे। और जब पानी बढ़िया से गर्म हो जाए, तब आप इसमें पास्ता, मैक्रोनी जो भी आपको बॉयल करना है डाल दीजिए और एक बार इस तरह से चला दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाएँगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद हाई फ्लेम करके इसका प्रेशर लगा दीजिए। इसमें सीटी नहीं लाना है, बस सीटी आने के पहले का जो स्टेज होता है ना, उसी समय आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रेशर पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन सीटी नहीं आई है, तो बस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसे छोड़ देंगे जब तक कि प्रेशर निकल ना जाए। बीच बीच में इसका प्रेशर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा निकाल भी सकते हैं। जब प्रेशर निकल जाए तो इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और देखेंगे हमारा पास्ता बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको पानी से अलग कर लीजिए और किसी दूसरे बर्तन में रखिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसके ऊपर लगा दीजिए और जब आपको बनाना हो तो फटाफट बना लीजिए। ऑयल लगाने से ये होगा कि अगर आप तुरंत नहीं बनाना चाहते हैं तो भी ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर ऑयल नहीं लगाए रहेंगे, ज़्यादा देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, तो आपस में ये चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी तरह का पास्ता बॉयल करेंगे तो फटाफट बॉयल हो जाता है, समय भी कम लगता है और गैस भी कम खर्च होती है।
तो एक बार इस वाली टिप को आप भी ज़रूर अपना कर देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में वापस से आकर बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस टिप को एक बार अपना लेंगे ना, तो हमेशा पास्ता बॉयल करने के लिए इसी टिप को अपनाएंगे। ना तो पानी के उबाल खाकर बाहर गिरने का डर होता है और ना ही बार-बार पास्ता को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ छोटे-छोटे कुकिंग के वीडियो शेयर की हूँ। आपको कौन-सा वीडियो पहले से पता था, कौन-सा नया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी बताइएगा, और वीडियो आपको ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।